सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन के बारे में। और ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है आपके इस पेपर में। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। हम सभी लोग जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं और भोजन से सिर्फ हम जीवित नहीं रहते बल्कि हमें ऊर्जा मिलती है अपने काम को करने के लिए। तो इसी के विषय में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, जिससे एक श्रृंखला बन जाती है और जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि घास पर कौन डिपेंड करता है? हिरन। इसके अलावा खरगोश, टिड्डे, और इन पर कौन डिपेंड करते हैं? शेर। तो ये क्या है? ये आप देखिए एक चेन बन जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो खाद्य श्रृंखला होती है इसे हम चेन क्यों कहते हैं, या इसे हम खाद्य श्रृंखला को हम एक श्रृंखला के रूप में या एक चेन के रूप में क्यों जानते हैं? क्योंकि सब जीव जंतु एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अगर ये बीच में हिरन ना होता तो यहाँ शेर और घास का चेन बन पाता? नहीं बन पाता, क्योंकि शेर को क्या चाहिए? मांस चाहिए। मांस उसको कहाँ से मिलेगा? हिरन से मिलेगा, खरगोश से मिलेगा, ना कि घास से मिलेगा। तो अगर यहाँ पर हमने किसी एक को भी समाप्त कर दिया तो ये चेन क्या होगी? टूट जाएगी। अगर आप सोचिए, अगर हमने घास को खत्म कर दिया तो हिरन किस पर डिपेंड करेगा जब घास रहेगी नहीं? तो इस तरीके से अगर हिरन नहीं रहेगा तो शेर कहाँ से अपना भोजन करेगा? जिनको शेर खाता है, जैसे कि हिरन हुआ, इसके अलावा खरगोश हुआ। तो इस तरीके से सब क्या करते हैं? एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, सबको एक दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है। तो यही है खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन। तो इस प्रकार क्रम से किसी क्षेत्र में रहने वाले बड़े जीवों के द्वारा खाए जाने की क्रमबद्ध श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो जीव हैं वो क्या होते हैं? बड़े जीव जंतु छोटे जीव जंतुओं पर डिपेंड होते हैं और छोटे जीव जंतु घास या पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा क्या होता है? एक फूड चेन होता है या खाद्य श्रृंखला होती है। तो घास क्या होते हैं? उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? हिरन है। और शेर क्या है? उच्च उपभोक्ता यानी कि टॉप कंज्यूमर है। अब देखिए, पौधों को उपभोक्ता शाकाहारियों द्वारा खाया जाता है, जिसे प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों आप समझिए कि पौधों को शाकाहारियों द्वारा खाया जाता है। शाकाहारियों में कौन कौन आता है? जो पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं, पौधों पर डिपेंड होते हैं। कौन कौन? हिरन है, खरगोश है, इसके अलावा टिड्डा है, और भी आप लोगों ने देखा है गाय, भैंस, इसके अलावा बकरी। ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है और सब घास पर डिपेंड करते हैं, सब पेड़ पौधों की पत्तियों पर डिपेंड करते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता में कौन कौन आता है? शेर है, इसके अलावा मोर है। अब आगे देखेंगे हम। इसके बाद देखिए, इस प्रकार एक क्रमबद्ध श्रृंखला बनती है। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का स्थान। देखिए, हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी के रूप में पौधों में संग्रहित रहती है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि जो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं वह किस रूप में परिवर्तित होती है, तो उस रासायनिक ऊर्जा का नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी ऊर्जा के रूप में पौधों में संग्रहित रहती है सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा। अब सभी हरे पेड़ पौधे चाहे वह किसी भी खाद्य श्रृंखला से संबंध रखते हैं अर्थात उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में एक ही वर्ग अर्थात उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं सभी में जो पेड़ पौधे होते हैं वह क्या होते हैं? उत्पादक का काम करते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से ये सनलाइट है। आप देखिए यहाँ पर खाद्य श्रृंखला किस प्रकार से बनी हुई है। सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों को मिल रहा है। अब देखिए पेड़ पौधों से किसको? पेड़ पौधे पर कौन डिपेंड करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी खरगोश। अब इस पर खरगोश पर कौन डिपेंड करता है? शेर यानी कि जो कि है मांसाहारी उपभोक्ता सेकेंड। और यहाँ पर देखिए सर्वोच्च उपभोक्ता, या यहाँ पर देखिए आदमी है तो आदमी को हमने सर्वोच्च उपभोक्ता में ही रखा है। तो यहाँ पर आप देखिए आदमी को सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए
फिर यही चीजें क्या होती हैं, जब सर्वोच्च उपभोक्ता तक सारी चीजें पहुंच जाती हैं या खाद्य श्रृंखला तक सारी चीजें पहुंचती हैं, जो खाद्य श्रृंखला के अंतिम में भी जो जीव होता है वहां तक जब सारी चीजें पहुंच जाती हैं तो वहां से क्या होता है, अपघटन। यानी कि शेर ने जो चीजें खाई, जो मांस खाया उसमें से जो टुकड़े छोड़ दिए या फिर बहुत सारी चीजें छोड़ दी, तो उनको अपघटित करने का कार्य करते हैं अपघटनकर्ता या अपघटन करने वाले, जिन्हें हम कवक कहते हैं या जीवाणु कहते हैं। और ये मृदा में उपस्थित पदार्थ को क्या करते हैं, उर्वरक में परिवर्तित कर देते हैं। और जब ये खाद बना देते हैं उन सड़े हुए जीव जंतुओं को या जिनको इन शेर, बाघ या चीता के माध्यम से छोड़ दिया गया है, तो उन मांस को ये क्या करते हैं, उन मांस को ये खाद में परिवर्तित कर देते हैं, उर्वरक में परिवर्तित कर देते हैं। और यह उर्वरक और खाद किसके काम में आते हैं, पेड़ पौधों को बढ़ाने के काम में तो आते हैं, खाद किसके काम में आता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा शुरू होकर के अपघटन तक इस तरीके से आप देखिए यह ऐसे ही चेन चलती जा रही है। और यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता तो सबको होती ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब सर्वोच्च उपभोक्ता तक चीजें पहुंच गई तो फिर यह अपघटित होकर के या मांसाहारी तक भी पहुंच गई, तो यहाँ से भी चीजें फिर अपघटित होकर के या फिर पेड़ों तक या पेड़ पौधों तक ही वह चीजें पहुंच जाती हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का चेन हो गया जो आप देख सकते हैं, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोगों ने खाद्य श्रृंखला यहाँ पर पढ़ ली है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे खाद्य जाल के विषय में। खाद्य जाल क्या है, यह भी खाद्य श्रृंखला ही है, बस इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से सभी जीव जंतु एक प्रकार का जाल बना लेते हैं आपस में, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये आपस में किस तरीके से जाल बनाते हैं, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इसको हम खाद्य जाल क्यों कहते हैं, खाद्य श्रृंखला को, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये जो घास है इस पर कौन कौन डिपेंड करता है, यानी कि कौन कौन इस पर जीवित है, खरगोश, टिड्डा, चूहा। अब देखिए इस खरगोश को कौन खाता है, बाज। इसके अलावा इस टिड्डे को कौन खाता है, छिपकली। और चूहे को कौन खाता है, सांप। तो यहाँ पर आप देखिए अब इस सांप को और इस छिपकली को कौन खाएगा, बाज खाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो चूहा है इसको यहाँ पर देखिए ये बाज खा सकता है इसको भी, और टिड्डे को भी खा सकता है, बाज और खरगोश को भी। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपस में क्या है, एक इस तरीके से जाल है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले घास को खरगोश ने खाया, खरगोश को बाज ने खाया। फिर यहाँ पर आप देखिए घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को छिपकली ने खाया, और फिर छिपकली को किसने खा लिया, बाज ने खा लिया। फिर घास को चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खाया, सांप को किसने खा लिया, बाज ने खा लिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, खाद्य जाल हो गया। और यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है, उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में वैकल्पिक मार्ग। एग्जाम में इस तरीके से ही पूछेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि घास को कौन खाता है, खरगोश, और खरगोश को कौन खाता है, बाज। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को कौन खाता है, बाज। घास को चूहा खाता है, चूहे को कौन खा लेता है, बाज। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को छिपकली खाती है, और छिपकली को कौन खा लेता है, बाज। फिर है घास को चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है, और सांप को कौन खा लेता है, बाज। इसी प्रकार घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को छिपकली। तो ये सभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो ये खाद्य जाल आपको याद होना चाहिए। अब देखिए खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर का दूसरे पोषण स्तर से सीधा संबंध होता है, परंतु प्रकृति में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो परस्पर कई स्थानों पर जुड़ी होती हैं तथा एक अंतर्ग्रथित नमूना बना लेती हैं, इंटरलॉकिंग पैटर्न बना लेती हैं। खाद्य श्रृंखलाओं का यह जटिल रूप एक जाल का स्वरूप ले लेता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। चूहे पौधों को खाते हैं, अभी आपने देखा है। इसके अतिरिक्त खरगोश एवं गाय आदि भी पौधों को खाते हैं। चूहे सांप के अलावा अन्य जीवों जैसे कि चील या बाज के द्वारा भी खाए जाते हैं। तो सांप, मोर के अतिरिक्त नेवला और बाज भी खाते हैं। तो इस तरीके से एक ही जीव कई जीवों का क्या है, भोजन है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि सांप को केवल मोर ही नहीं खाता बल्कि नेवला और बाज भी खाते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं
जो चूहे हैं, केवल चूहे ही पौधों को नहीं खाते, बल्कि खरगोश, गाय, बकरी ये सब भी क्या खाते हैं, पौधों को खाते हैं। तो इस तरीके से एक ही जीव पर कई प्रकार के जीव क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। अब खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का क्या महत्व है, देखिए खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल दोनों ही एक पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक चक्र यानी कि न्यूट्रिशन साइकिल तथा ऊर्जा प्रवाह में मूल भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्हीं कड़ियों के माध्यम से पोषक तत्वों व ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अतः इनका महत्व बहुत अधिक है और लिंक के माध्यम से पोषक तत्वों व ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब इसके बाद देखिए खाद्य श्रृंखला में इनका किस प्रकार से महत्व है। यहाँ पर हम देख सकते हैं खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह में सहायक है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह में सहायक है। इसके बाद है खाद्य श्रृंखला जाल श्रृंखला के माध्यम से ही कुछ रासायनिक पदार्थों को क्रमशः अगले स्तर पर अधिकाधिक मात्रा में संचय किया जाता है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ही कुछ रासायनिक पदार्थों को क्रमशः अगले स्तर पर अधिकाधिक मात्रा में संचय किया जाता है, जैसे कि जैव सांद्रण, जिसे जैव सांद्रण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें क्या कहा गया है, खाद्य जाल श्रृंखला के माध्यम से ही कुछ रासायनिक पदार्थों का क्रमशः हर अगले स्तर पर अधिकाधिक मात्रा में संचय किया जाता है, जिसे जैव सांद्रण कहते हैं। दोस्तों जो खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला होती है, इसके माध्यम से अगले स्तर पर यानी अधिक से अधिक मात्रा में ये कोशिश की जाती है कि जो ऊर्जा है उसका स्थानांतरण किया जाए और उसका उचित मात्रा में उसको संचित भी किया जाए। यानी कि आपको पता है कि जो भी खाना हम खाते हैं वह ऊर्जा काफी लंबे समय तक बनी रहती है और फिर हमें खाने की जरूरत पड़ती है 4 या 5 घंटे के बाद। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि ऊर्जा को संचित भी करना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। इसके बाद देखिए खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह में सहायक है। तो ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है, एक जीव से दूसरे जीव में। जैसे कि एक जीव ने क्या किया, जो सबसे पहले पेड़ पौधों को खाया, फिर उस जीव को किसी ने खाया। जैसे कि आपने देखा कि एक बकरी है, तो बकरी ने क्या खाया, सबसे पहले पेड़ पौधों को खाया या जो भी फसलें थी उनको खाया, फिर उसके बाद उस बकरी को किसने खाया, शेर ने खाया। तो ये जो है, ये जो आहार श्रृंखला है या खाद्य जाल है, इसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यह सब मिलकर ही क्या बनाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। अब खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में सहायक है। तो खाद्य जाल जो आपने देखा है यहाँ पर, ये पारिस्थितिकी तंत्र को व्यवस्थित रखने में या संतुलित रखने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि सभी का क्या है, अपना एक विशेष स्थान है। इसीलिए सभी जीवों की जो मात्रा है वो संतुलित होनी चाहिए। सभी की मात्रा क्या होनी चाहिए, पर्यावरण में बराबर होनी चाहिए। इसके बाद है खाद्य जाल जैव विविधता को संरक्षित रखता है। खाद्य जाल अपरोक्ष रूप से प्रदूषण भी कम करता है। दोस्तों यह कम कैसे होता है, आपने देखा कि जो अपघटक होते हैं वो क्या करते हैं, अपघटक के माध्यम से जो भी ऐसे जीव जंतु होते हैं जो मरे हुए हैं, बहुत दिनों से एक ही जगह पर पड़े हुए हैं, उनको वातावरण में अपघटित करने का काम करते हैं, उनको उर्वरक बनाने का काम करते हैं अपघटक। तो इस तरीके से जो खाद्य जाल है, खाद्य श्रृंखलाएं हैं, यह क्या है, इनमें जो भी जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम देखेंगे पारिस्थितिक पिरामिड यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र की किसी खाद्य प्रणाली में जीवों की संख्या, जैविक भार एवं एकत्रित ऊर्जा के विभिन्न खाद्य स्तरों पर की जाने वाली गणना को ग्राफिक चित्र के रूप में प्रदर्शित करना ही पारिस्थितिकीय पिरामिड कहलाता है। दूसरे शब्दों में उत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार, ऊर्जा के बीच पारस्परिक संबंधों की गणना को पिरामिड के रूप में प्रदर्शित करना ही पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। दोस्तों आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, जैसे कि स्थलीय पारितंत्र, इसके अलावा जलीय पारितंत्र, पेड़ का अपना एक पारितंत्र होता है। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे और यह पिरामिड कैसे बनता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो एक खाद्य श्रृंखला में कई खाद्य स्तर होते हैं
उष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ऐसा पाया गया है कि खाद्य श्रृंखला में एक स्तर का जैविक भार उससे पिछले स्तर का मात्र 10वां भाग होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकारों में 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। संख्या पिरामिड यानी कि जीवों की संख्या के आधार पर इस पिरामिड को बनाया गया है। दूसरा है जीव भार यानी कि बायोमास के आधार पर, भार के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। और तीसरा है ऊर्जा पिरामिड यानी कि एनर्जी पिरामिड। तो सबसे पहले हम संख्या पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पिरामिड क्या है? तो दोस्तों संख्या पिरामिड जो है इसे नंबर पिरामिड भी हम कहते हैं। और इसमें क्या होता है चलिए हम देखते हैं। तो देखिए इस पिरामिड में जीवों की संख्या हर खाद्य स्तर पर कम होती जाती है तथा खाद्य श्रृंखला के उत्पादक आकार में सबसे छोटे परंतु संख्या में सर्वाधिक होते हैं, जबकि ऊपरी मांसाहारी आकार में सबसे बड़े परंतु संख्या में सबसे कम होते हैं। घास, स्थल, जली तथा वन के पारिस्थितिकी तंत्र के संख्या पिरामिड को निम्नवत दिखाया गया है। तो संख्या पिरामिड में आपको समझना है कि जो संख्या पिरामिड है इसमें आधार क्या बनाया गया है, जो उत्पादक हैं उनकी संख्या क्या है, फिर जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम घास स्थल का पिरामिड देखेंगे। तो घास स्थल में आप पाओगे कि जो उत्पादक है हरी घास, इनकी संख्या क्या होगी, घासों की संख्या सबसे अधिक होगी। तो यह सबसे अधिक हो गए और यह देखिए ये घटते हुए क्रम में जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो पिरामिड है इस तरीके से है, यानी कि यहाँ नीचे सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। यहाँ पर आप देखिए जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। तो ऐसे ही जो घास स्थल का पिरामिड है एग्जाम में पूछेगा, जो घास स्थल का पारितंत्र का पिरामिड है और घास स्थल का संख्या पिरामिड, घास स्थल का संख्या पिरामिड या घास स्थल पारिस्थितिकी का संख्या पिरामिड का जो आकार होता है वो पिरामिड सीधा होता है या उल्टा होता है। तो आपको बताना है कि पिरामिड क्या है, बिल्कुल सीधा है। पिरामिड इसी आकार का होता है ना, त्रिभुजाकार आकार का। तो देखिए इसमें उत्पादक हरी घास, फिर प्रथम उपभोक्ता खरगोश, चूहे, हिरन, बकरी आदि, फिर इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता में सांप आ गए, तृतीय उपभोक्ता में बाज आ गए। तो इस तरीके से सबसे अधिक संख्या किसकी हुई, घासों की हुई। फिर हरी घास के बाद फिर खरगोश, चूहे, बकरी, फिर उसके बाद सांप, फिर उसके बाद बाज। तो इस तरीके से यह सबसे ज्यादा संख्या से सबसे कम संख्या की ओर इसको प्रदर्शित किया गया है घास स्थल पिरामिड को। तो संख्या के आधार पर, जीवों की संख्या के आधार पर। और यहाँ पर आपको पता उत्पादक हरी घास को कौन खाता है, खरगोश, चूहे और इसके अलावा बकरी, हिरन, फिर इनको कौन खाते हैं, यहाँ पर देखिए सांप, फिर सांप को कौन खाता है। तो इस तरीके से ये खाद्य श्रृंखला ही है और कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो घास स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड है वो सीधा बनता है। अब जलीय पिरामिड यानी कि जल में किस तरीके से जो जीव जंतु और घासें होती हैं इनमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, तो उत्पादक यानी कि पादप प्लवक। क्योंकि आपको पता है कि पानी के अंदर भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो यह पादप प्लवक कहलाते हैं। तो इनकी संख्या भी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है पानी के अंदर। फिर इसके बाद आते हैं प्रथम उपभोक्ता यानी कि प्राणी प्लवक, फिर आते हैं छोटी मछलियां, फिर छोटी मछलियों के बाद बड़ी मछलियां। तो यानी कि यहाँ पर भी आप देखिए सबसे ज्यादा संख्या पादप प्लवक की, फिर प्राणी प्लवक की, फिर छोटी मछलियों की, फिर बड़ी मछलियों की। तो संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये पिरामिड भी पतला होता जा रहा है। तो जहां पर अधिक एरिया है वहां पर संख्या ज्यादा है, जैसे जैसे एरिया कम होता गया वहां संख्या कम होती गई। तो जलीय पारिस्थितिकी पिरामिड, जो जलीय पारिस्थितिकी पिरामिड है संख्या का, वो क्या है, सीधा पिरामिड है। अब इसके बाद हम देखेंगे वन पारिस्थितिकी यानी कि पेड़ का पिरामिड हम देखेंगे। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित परजीवी खाद्य श्रृंखला के जीवों का संख्या पिरामिड इस तरीके से बनेगा। उल्टा क्यों बना है, आप देखिए उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, इसके बाद पक्षी इनसे फलों को खाते हैं, फिर उसके बाद लाइस या जुए, इसमें द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, और फिर सबसे लास्ट में आते हैं बैक्टीरिया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो वन पारिस्थितिकी पिरामिड है, वन पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड, वो उल्टा बनेगा। तो याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जीव भार पिरामिड। जीव भार पिरामिड में देखिए इसे हम बायोमास पिरामिड भी कहते हैं। तो प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल जीवों का सामूहिक भार समय के संदर्भ में कुल समय को प्रदर्शित करता है। जैविक भार पिरामिड बढ़ते और घटते दोनों क्रम में होते हैं। तो दोस्तों आपको याद क्या रखना है, संख्या पिरामिड में बस आपको इतना याद रखना है कि जो घास स्थल का पिरामिड है
और जलीय स्तर का, ये दोनों सीधे हैं, लेकिन जो वन का है वो क्या है, उल्टा है। अब हम जीव भार यानी कि जीवों के भार के आधार पर हम पिरामिड को यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम वन या घास स्थल का पारिस्थितिकी पिरामिड देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्र, चाहे वन हो चाहे घास स्थल का पारिस्थितिकी पिरामिड हो, जीव भार पिरामिड में, दोनों ही पिरामिड में आप देखिए उत्पादकों की संख्या अधिक होती है तथा उपभोक्ता स्तर के बढ़ने के साथ साथ यह संख्या क्रमशः कम होती जाती है। अतः संख्या में कम होने के कारण उनके जीवभार में भी क्रमशः कमी आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए उत्पादक हरे पेड़ पौधे सबसे अधिक है संख्या में, फिर इनको खाने वाले शाकाहारी, शाकाहारी का मतलब आपको पता ही है, बकरी है, हिरन है, खरगोश है, फिर इनको खाने वाले सांप है, इसके अलावा बिल्ली है, फिर इसके बाद आते हैं सर्वोच्च मांसाहारी जिसमें शेर है, चीता है, बाघ है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप देखिए सबसे ज्यादा भार किसका है, फिर उसके बाद भार किसका है, फिर अलग अलग यहाँ पर आप देखिए सबसे अधिक भार किसका है, जीव भार में हरे पेड़ पौधों का, फिर इनको खाने वाले जीव जंतुओं का, फिर उनको भी खाने वाले। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए सीधा पिरामिड बन रहा है, वन या घास स्थल का जीव भार पिरामिड सीधा बनेगा। अब तालाब का आप देखिए, तालाब का हम देखते हैं, तालाब का भी हमने देखा था, यहाँ पर हमने देखा था संख्या पिरामिड में जली या तालाब पारिस्थितिकी पिरामिड, यह उल्टा बना, यह यहाँ पर सीधा बना। दोस्तों आप देखिए जली पारिस्थितिकी पिरामिड संख्या के आधार पर यह सीधा बना है, लेकिन अब यहाँ पर हम जीव भार के आधार पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको उल्टा मिलेगा, तालाब का पिरामिड उल्टा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब जीव भार के हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की संख्या अधिक होती है, किंतु आकार में सबसे अधिक छोटे होने के कारण उत्पादकों का जीव भार सबसे कम होता है। अतः यह पिरामिड के निचले स्तर पर होता है। अतः उपभोक्ता स्तर बढ़ने के साथ ही क्रम से जीव भार भी बढ़ता जाता है। आप देखिए उत्पादक या प्लवक या संख्या में तो अधिक होते हैं, लेकिन इनका भार क्या होता है, बहुत कम होता है। फिर उसके बाद प्राणी प्लवक यानी कि प्रथम उपभोक्ता, फिर छोटी मछलियां, फिर बड़ी मछलियां। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संख्या तो अधिक है लेकिन भार बहुत कम है। तो भार कम है, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, इसीलिए यहाँ पर देखिए जो तालाब का जीव भार पिरामिड है वो क्या है, उल्टा है। ठीक है, अब इसके बाद हम ऊर्जा पिरामिड देखेंगे। तो एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न खाद्य स्तरों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर ऊर्जा की मात्रा को यह दर्शाता है। कौन, ऊर्जा पिरामिड। तो सौर ऊर्जा से ही ऊर्जा मिलती है, तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर आप देखिए घास स्थल, घास का और तालाब का। तो यहाँ पर ये तालाब है और यहाँ पर ये वाला पिरामिड जो है घास का है, दोनों ही बिल्कुल सीधे बने हुए हैं। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए हरे पेड़ पौधों को कौन खाते हैं, शाकाहारी खाते हैं, हिरन, गाय, बकरी। फिर उसके बाद इनको कौन खाते हैं, छोटे मांसाहारी जीव, भेड़िया, फिर शेर। तो यहाँ पर आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ऊर्जा पिरामिड जैसे आप लोगों ने खाद्य श्रृंखला पढ़ी है, खाद्य जाल पढ़ा है, सेम टू सेम वही है और ये दोनों ही बिल्कुल सीधे हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, ऑलरेडी आप लोगों ने पीछे पढ़ा ही है। फिर यहाँ पर आप देखिए हरे जलीय सूक्ष्म जीव एवं बहुकोशिकीय शैवाल व पौधे, इनको कौन खाते हैं, शाकाहारी मछलियां। शाकाहारी मछलियों को कौन खाते हैं, छोटे मांसाहारी जीव। और इन छोटे मांसाहारी जीवों को कौन खाता है, बड़ी मछलियां खाती हैं जो उच्च मांसाहारी होती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर दोस्तों पिरामिड के बारे में जाना। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज दी गई है पिरामिड के बारे में, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में केवल उत्पादक ही सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तथा उसे भोजन में बदलकर पोषण ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। यही पोषण ऊर्जा यानी कि न्यूट्रिशनल एनर्जी के रूप में संचित करते हैं। यही पोषण ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों के जीवों में स्थानांतरित होती है। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको बताया है। जो खाद्य श्रृंखला है वो चलती है, पहले जो शाकाहारी जीव थे उन्होंने किसको खाया, पेड़ पौधों को खाया, घासों को खाया। फिर उसके बाद उनको किसने खाया, उनको मांसाहारी जीवों ने खाया। और मांसाहारी जीवों को किसने खाया, सर्वोच्च उपभोक्ता ने खाया। तो इस तरीके से ये जो है पूरा जो फूड चेन है या फिर खाद्य श्रृंखला है यह चलती रहती है और इसमें एक दूसरे से ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है, होता रहता है। और देखिए उत्पादक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होती है और प्रत्येक स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है और अगले स्तर पर मात्र 10% ही ऊर्जा पहुंच पाती है। प्रत्येक स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, यानी कि ऊर्जा बर्बाद हो जाती है
और केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर पहुंच पाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछेगा कि कितना स्तर, कितना ऊर्जा पहुंच पाती है अगले स्तर पर, तो केवल 10% पहुंच पाती है, 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जल्दी जल्दी हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं और ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, चैप्टर नंबर 1। इसके बाद दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपको सबसे पहले मैं बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ाऊंगी क्योंकि उसमें से बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं और अगर एक बार भी आपने उन चैप्टर्स को पढ़ लिया तो आप वो क्वेश्चन मिस करोगे ही नहीं, बहुत आसानी से उसमें से नंबर आप पा सकते हो। इसीलिए मैं पहले आपको बायो वाला पार्ट पढ़ाऊंगी, फिर आपको फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री वाला पार्ट, ताकि जो आपका साइंस विषय है उसमें जो छोटे-छोटे, क्योंकि आपको पता है कि 25 नंबर का पेपर होता है, इसमें आपको छोटे-छोटे क्वेश्चन आना बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक-एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए मेरा टारगेट यही है कि आप लोग जिन चैप्टर से आसानी से नंबर गेन कर सकते हो उन चैप्टर्स को मैं पहले पढ़ा दूं। तो इसलिए मैं पहले बायो पढ़ाऊंगी, फिर फिजिक्स वाला पार्ट, फिर केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोग भी इसको पढ़ने के लिए एक्साइटेड रहेंगे, अगले चैप्टर को भी। तो चलिए अब वो विकल्पी क्वेश्चन को जल्दी देख लेते हैं हम। तो देखिए, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। डार्विन ने, मेंडल ने, जगदीश चंद्र बोस ने या लैमार्क ने? दोस्तों, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, आप लोगों को पता है। और उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क ने। तो प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत आप लोगों को अच्छे से पता है, मैंने बताया भी है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें पूरा जीवन संघर्ष के बारे में बताया गया कि जो संघर्ष करेगा वही जीतेगा, वही जीवित रहेगा, जो योग्य होगा वही जीवित रहेगा। इसके अलावा सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्या होती है? क्षमता होती है। इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत में और इसको डार्विन ने दिया है, आप लोगों को पता भी है। अब इसके बाद देखिए, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है अमीबा, यूग्लिना, वायरस या क्लेमाइडोमोनास? दोस्तों, पौधों और जंतुओं के बीच की जो कड़ी है वो है यूग्लिना। तो ऑप्शन बी जो है ये याद रखिएगा, 2018 में आप ही लोग के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4th सेमेस्टर में ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। आप देखिए, पहला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अब तीसरा क्वेश्चन है, खाद्य कड़ी का सही क्रम क्या है? घास, हिरन, भेड़िया, शेर? घास, सांप, हिरन, कीड़ा? ए व बी दोनों या उपयुक्त सभी? तो आपको अच्छे से पता है कि घास को कौन खाता है? हिरन। हिरन को कौन खाता है? भेड़िया। और भेड़िया को कौन खा लेता है? शेर। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पर आप देखिए, घास को सांप खाता, तो सांप तो घास खाता नहीं है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, वह क्षेत्र जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, भौतिक विज्ञान या खगोल शास्त्र? मैंने आपको बताया था कि वह क्षेत्र जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है वह होता है जीवाश्म विज्ञान। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, लैमार्क के विकास के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं हम? तो लेंज का नियम है या अंगों की व्याख्या, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत या लैमार्क लक्षण? तो लैमार्क के विकास सिद्धांत को हम जानते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इसके अलावा जो डार्विन है उनके सिद्धांत को हम प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो लैमार्क और डार्विन, इनके सिद्धांतों का नाम आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के अवशेषी अंग कौन से हैं? तो निमेशक पटल, त्वचा पर बाल या पूंछ? तो ये तीनों ही हैं, आप लोगों को मैंने बताया भी है मनुष्य के कौन कौन से अवशेषी अंग है, लिखवाया भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, नियोपिलाइना जीव में गुण पाए जाते हैं? मोलस्का के, एनीलिडा के, ए व बी दोनों या कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोलस्का के। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, समरूप अंग हैं? रचना के समान, कार्य विहीन, कार्य में समान या कार्य एवं रचना दोनों में समान? मैंने आपको समजात अंग बताया था और समरूप अंग बताया था। तो समजात अंग ऐसे अंग होते हैं जो रचना में समान होते हैं, देखने में और रचना में समान होते हैं, लेकिन कार्यों में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि मनुष्य के हाथ और कुत्ते के आगे के पैर। जबकि जो समरूप अंग होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप अंग देखने में या रचना में समान नहीं होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है? समान होता है। जैसे कि कीट के पंख और पक्षी के पंख। तो यहाँ पर कार्य में समान होते हैं। ये तो ऑप्शन सी जो है, कार्य में समान समरूप अंग, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने खत्म कर लिया पढ़ करके। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आपका बायो वाला पार्ट। और बायो में हम क्या पढ़ेंगे? बायो में हम पढ़ने वाले
हम रक्त यानी कि ब्लड के विषय में पढ़ेंगे। रक्त कितने वर्गों में इनको बांटा गया है, किस किस प्रकार के रक्त होते हैं, और ये बहुत ही आसान। रक्त को पढ़ने के बाद फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो रक्त से होती हैं। इसके अलावा हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ही आसानी से आपका बायो वाला पार्ट 2 दिन में खत्म हो जाएगा। और फिर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी स्टार्ट कर लेंगे, और बहुत जल्द आपके साइंस सब्जेक्ट को हम खत्म भी कर लेंगे पढ़ा के। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और ये क्वेश्चन स्पेशली आप लोगों के लिए ही मैंने लिख करके बनाए हैं, ताकि आप लोग लगातार अपनी प्रैक्टिस भी करते रहें कि आप कितना पढ़ रहे हैं। हर एक चैप्टर में साइंस के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि जो आपकी साइंस की तैयारी है वो बहुत बहुत अच्छी हो पाए। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या होगी आप लोग मुझे बताइएगा। और पूरा साइंस आपका बहुत अच्छे से मैं कवर कर दूंगी, और सारे चैप्टर्स आप बहुत आसानी से पढ़ भी लोगे। और आपको पता है फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर मैंने पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है, तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय को आप देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे पूछते रहिए। लगातार आपके लिए हम वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, और लगातार आते रहेंगे। बस आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए। और टारगेट टीचर जॉब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर प्रियंका मैम आप लोग को हिंदी और एसएसटी बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं। जैसे मैं लिख करके पढ़ा रही हूँ वैसे वो भी पढ़ा रही हैं। तो आप लोग वहां पर भी जाइए, वीडियोस को देखिए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताते रहिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग वहां पर भी जाकर के वीडियोस को देखेंगे, और हिंदी और एसएसटी यानी कि हिंदी और सामाजिक अध्ययन विषय की तैयारी को भी बहुत बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, टारगेट टीचर जॉब चैनल आप लोग एक बार जरूर विजिट करिएगा। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा भी। और अगर अभी तक आपने हमारे ऐप यानी कि टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको वहां पर बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, सभी विषयों की पीडीएफ भी मिलेगी, सभी विषयों की वीडियोस मिलेंगे, सभी विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बेहतर होगी अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, अगला चैप्टर पढ़ने के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।